इजराइल को बनाने के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन का मुख्य रूप से हाथ रहा है, क्योंकि वो इस क्षेत्र में जो तेल के बारे में बहुत समृद्ध है, इस पर अपना एक चौकीदार बिठाना चाहिए। इस इजराइल को अमेरिका ने हथियारों से लैस कर दिया। अब फिलिस्तीनी यानी केवल अरब और केवल मुसलमान नहीं है। फिलिस्तीनियों में क्रिश्चियंस भी थे, थोड़े यहूदी भी थे, उनकी संख्या कम थी पर वो भी थे। इजराइल ने लगातार इस प्रकार का काम किया जिससे पैलेस्टीनियों को रिफ्यूजी बनना पड़ा, अपना खुद की जमीन जायदाद छोड़कर दूसरे देशों में जाकर रिफ्यूजी के तौर पे रहना पड़ रहा है। पहली बात तो ये कि जुडाइज्म और जायनिज्म ये दो अलग चीजें हैं। जायनिज्म ये आज इजराइल को कंट्रोल करता है और ये एक पॉलिटिक्स है जो यहूदी धर्म के आवरण में एक जिसने अपने को वहां कब्जा किया और जिसके कारण बहुत पैलेस्टीनियंस को तकलीफ हुई। तो मैं सारांश में बता रहा हूँ कि पैलेस्टाइन तो बहुत पुराना देश है। इसके अभी आप सोशल मीडिया पे सिक्के भी देख रहे होंगे जो 2-3 शताब्दियों के पुराने हैं। पर इजराइल जो बना वो 1947-48 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना। मतलब ये बनाया गया और क्यों बनाया गया उसके पीछे का कारण मैं बताने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले तो ये है कि यहूदी धर्म बाकी धर्मों की तरह दुनिया भर में फैला हुआ है और इसमें जो एक यहूदीवादी, ये मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा ज़ायनिस्ट के लिए, यहूदीवादी जो एक उभरे, उन्होंने 1897 में एक मीटिंग करवाई जर्मनी में, जहां कई यहूदी आए और उन्होंने एक प्रस्ताव पास करवाया कि हम यहूदियों को एक अलग देश की जरूरत है जो जेरूसलम के आसपास होना चाहिए। अब जब ये प्रस्ताव हुआ तो सबसे बड़ी बात यह है, ये जब प्रस्ताव हुआ तो ज्यादातर यहूदी जो दूसरे देशों में थे उन्होंने कहा ये प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं। हम विरोध क्यों करते हैं कि अगर ऐसा प्रस्ताव आएगा तो जो यहूदी व्यापारी, कार्यकर्ता, वर्कर्स वगैरह दुनिया भर में फैले हैं उनको निशाना बनाया जाएगा अलग अलग देशों में और ये उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो खैर ये बात के बाद, पहले महायुद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले फिर से ये बात उठी कि यहूदियों के लिए एक अलग देश बनना चाहिए। और उसके बाद खास तौर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी में यहूदियों को हिटलर ने टारगेट क्या किया वो तो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार था। और जो हिटलर की राजनीति थी, फाशिज्म, वो राजनीति किसी एक माइनॉरिटी को टारगेट करके ही आगे बढ़ती है। कई लोग इसीलिए आजकल भारत में जो खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है एक अलग धरातल पर, उससे उसकी तुलना भी की जाती है। खैर वो एक अलग बात है। तो एक यहूदियों के लिए थोड़ी सी सहानुभूति पूरी दुनिया में आई, पर फिर भी यहूदी ज्यादातर लोग अलग देश नहीं चाहते थे। तो अलग देश कौन चाहता था, ये बात जरा ख्याल कीजिएगा। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब महाशक्तियों ने अलाइज पावर जीत गए तो पैलेस्टीन का, ये जो फिलिस्तीन का एरिया है, ये ब्रिटिश कंट्रोल में आया और ब्रिटिश कंट्रोल ने फिर बाद में एक समझौता किया कि यहाँ यहूदियों के लिए इजराइल बनना चाहिए। और इसके पीछे का मैं थोड़ा कारण बताना चाहता हूँ। कारण ये है कि इसी बीच में जब वेस्ट एशिया में तेल की खोज हुई और पता चला वहाँ तेल के इतने बड़े बड़े भंडार हैं, तो एक अमेरिका के एक राजनीतिज्ञ ने कहा तेल इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इसको हम अरब लोगों पे नहीं छोड़ सकते। और इसलिए एक उनको लगा कि इस क्षेत्र में एक ऐसा देश बने जो हमारे इशारों पर चले, हमारे एजेंडा के साथ काम करे। और वो मेरे ख्याल से इसका मुख्य कारण था इजराइल के बनने का, क्योंकि ज्यादातर यहूदी जहां जहां थे अपने अपने देशों में थे, पर जो जायोनिस्ट, जो यहूदीवादी थे, जो यहूदी धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते थे, वो इस विचारधारा के साथ जुड़ गए और जगह जगह से लोग आकर बैठने लगे, यहाँ इजराइल में सेटल होने लग गए। उनका एक बाउंड्री था। पर खैर इस इजराइल को अमेरिका ने हथियारों से लैस कर दिया और इसी के साथ साथ जो फिलिस्तीनी बेचारे वहां रह रहे थे, अब फिलिस्तीनी यानी केवल अरब और केवल मुसलमान नहीं है। फिलिस्तीनियों में
क्रिश्चियंस भी थे, थोड़े यहूदी भी थे, उनकी संख्या कम थी पर वो भी थे। तो खैर इजराइल के बनने के साथ करीब, जो मेरे अगर आंकड़े सही हैं, तो पहले 14 लाख लोगों को बेघर-बार किया गया, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, घर से बाहर जाना पड़ा। और इसके बाद फिर 1967 में जो इजराइल ने आक्रमण किया, उसके कारण और यहूदियों को और पैलेस्टीनियन को रिफ्यूजी बनकर जीना पड़ा, और उनकी हालत आज भी बहुत खराब है। तो मुख्य बात ये समझ लीजिए कि ये कोई यहूदियों का मामला नहीं है। इजराइल को बनाने के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन का मुख्य रूप से हाथ रहा है, क्योंकि वो इस क्षेत्र में जो तेल के बारे में बहुत समृद्ध है, इस पर अपना एक चौकीदार बिठाना चाहिए, या एक ऐसा ये बिठाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इजराइल को बनवाया, और इजराइल को बनाते साथ उसको हथियारों से बड़ी संख्या में लैस कर दिया। अब एक बात और देखिए, अभी हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों की बात कर रहे हैं। आज ही पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के ने एक प्रस्ताव लाया कि भाई इजराइल द्वारा मानव अधिकारों का जो उल्लंघन किया जा रहा है, जो वायलेशन किया जा रहा है, उसकी जांच होना चाहिए। ये प्रस्ताव आया। खैर इस पर मैं बाद में आऊंगा कि भारत ने कैसे इसमें एब्सटेन किया और इसको जो वोट करना था उसके बदले चुप रहा, वो बात पर ये बात अभी बहुत क्लियर हो गई कि इजराइल ने लगातार इस प्रकार का काम किया जिससे पैलेस्टीनियों को रिफ्यूजी बनना पड़ा, अपना खुद की जमीन जायदाद छोड़कर दूसरे देशों में जाकर रिफ्यूजी के तौर पे रहना पड़ रहा है। आज भी ये रहना पड़ रहा है, और इसलिए इजराइल को आज जो एक एपार्थाइड यानी जो नस्लवाद के नाम पे काम करते हैं, और एक ऑक्यूपाइंग पावर यानी जो इसने मिलिट्री के जोर पे पैलेस्टीन की जमीन पे कब्जा कर रखा है, ये बात बहुत क्लियर है। अब वो गाजा स्ट्रिप और वो उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा, पर मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर, ताकि अरब देशों के तेल पर नियंत्रण रखा जाए। और वो हमने देखा भी सही, कैसे उसके जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी भयंकर आंकड़े आ रहे हैं। और इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट कोई भी हो, इजराइल के बारे में उनका रवैया हर समय सपोर्ट का रहता है। और थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, अभी बिडेन कुछ अलग नीतियां अभी तक तो उन्होंने नहीं ली है। और अमेरिका के अंदर ऐसी बॉडीज हैं जो यहूदियों द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो ये दो तरफा एक संबंध है। अमेरिका के अंदर यहूदियों की लॉबी स्ट्रांग है, और अमेरिका चाहता है कि इजराइल हथियारों से लैस हो और इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रहे। अब भारत का क्या सवाल है? भारत के सवाल को जब मैं देखता हूं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले हम ये भी देख लें कि मेरे पहले के वक्ता ने बहुत अच्छे से बताया कि अब इजराइल की ये जो इनह्यूमन, गैर इंसानी जो उनकी नीतियां हैं, उनके खिलाफ नई जनरेशन के लोग, नई पीढ़ी के लोग उनके बहुत खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और ये आपको बता दूं कि अभी जब इजराइल का हमला चल रहा था, उसी के साथ साथ यूरोप के बहुत सारे देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए, और वो बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश हमको देते हैं कि दुनिया में कैसे राय बदल रही है। खैर भारत का जहां तक सवाल है, इसकी हम शुरुआत करते हैं कि शुरुआत में ही महात्मा गांधी ने कहा यहूदियों को जहां बसना है बसे, पर फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने बात कही, और भारत ने शुरुआत से इस नीति पर चला, और उसने इजराइल से संबंध नहीं रखे शुरुआत में। आपको याद दिला दूं, 1977-78 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें विदेश मंत्री थे। उन्होंने भी कहा कि भाई पैलेस्टीनी लोगों को जो भगाया जा रहा है, उनके अधिकारों का पूरी रक्षा करना चाहिए, और इजराइल का आक्रमण वापस होना चाहिए। अब ये तब की बात है 1978 की। अब 2014-15 आते आते भारत की नीतियों में बहुत फर्क होने लग गया है। इजराइल से बहुत समझौतेबाजी की जा रही है, और जो इसमें मुख्य बात है, इजराइल ये सब क्यों कर सका? मेरे हिसाब से पहला, अमेरिका ब्रिटेन साम्राज्यवादी देश, नंबर 1। नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव पास होते हैं, उसका सबसे ज्यादा किसी ने अगर उल्लंघन किया है तो वह इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के जो प्रस्ताव थे,
फिलिस्तीनियों को मदद करने की, अपने आक्रमण को रोकने की, उनका अपार्थाइड को कंट्रोल करने की बहुत सारे रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस द्वारा पास किए गए, पर इजराइल ने इनकी पूरी पूरी उपेक्षा की। तो खैर, भारत का जहां तक सवाल है, दुर्भाग्य की बात हम भारत में रह के देख रहे हैं कि पिछले 7 सालों से इजराइल के बहुत करीबी दोस्ती की जा रही है अंदर से। ऊपर से अभी उन्होंने एक बैलेंस पोजीशन लिया, पर जहां तक ये इनका इजराइल के वायलेशंस का सवाल है, उसके समर्थन में जो वोट देना चाहिए था वो नहीं दिया। तो खैर, हम भारत में क्या करें? भारत में जो भी लोग मानव अधिकारों को मानते हैं, भारत में वो सब लोग जो धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म और सबके अधिकारों की महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हैं, हमें एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। यहाँ भारत फिलिस्तीन का एक दोस्ती का संगठन है, उसको मजबूत करना चाहिए। फिलिस्तीनियों के अधिकार के बारे में भारत में बात करनी चाहिए, दुनिया में बात करना चाहिए, और सरकार पर एक प्रेशर डालना चाहिए कि दुनिया में जहां भी यूनाइटेड नेशंस का, जो लोग यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, उनके साथ संबंध रखने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और फिलिस्तीनियों के, जो हम अगर मानते हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर में, यूनाइटेड नेशंस में, तो हमने फिलिस्तीनियों के अधिकारों को पूरा पूरा समर्थन करना चाहिए। इजराइल के इन नीतियों का पूरा पूरा विरोध करके इजराइल के जो रिफ्यूजीज हैं उनको उनकी जमीन वापस मिले, वहां रहें, और यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में एक कमेटी बने जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक डिमार्केशन कर दे कि ये आपकी बाउंड्री है और ये आप अपनी बाउंड्री के अंदर रहिए। नहीं तो अब दुर्भाग्यवश वीटो सिस्टम है, इजराइल के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन होता है, अमेरिका उसको वीटो कर देता है। तो ये मेरी समझ के बाहर है, पर शायद दुनिया भर में अगर हम एक चेतना पैदा करें, अवेयरनेस पैदा करें कि इस प्रकार के गलत जो नीतियां इजराइल कर रहा है, जिसका सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा है और जिसके विरोध में यूनाइटेड नेशंस है, ये सब के साथ हम चलें और पैलेस्टीनियन लोगों को उनके अधिकार दिलाने में, उनकी जमीन दिलाने में पूरी पूरी मदद करें। ये अगर हम इसमें एक भी कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से फिलिस्तीनी लोगों का बहुत फायदा होगा और उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए।